जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अभी शुक्रवार और शनिवार को चलने वाली हमारी न्याय की अद्भुत कक्षा, न्याय दीपिका ग्रंथ की कक्षा, उसमें अभी हम तृतीय प्रकाश यानी कि परोक्ष प्रकाश का विषय हमारा चल रहा है। परोक्ष प्रकाश में भी हम अनुमान के विषय को पढ़ते हुए हम उदाहरण का स्वरूप पढ़ रहे हैं और उदाहरण के स्वरूप के पश्चात उदाहरणाभास का स्वरूप अभी चल रहा है और उदाहरणाभास के स्वरूप में भी अनेकों बातें हमने आदरणीय भाई साहब के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से जान रहे हैं। उसमें अंत के पैराग्राफ यानी कि 70वें पैराग्राफ तक हमारी बात हुई थी। 71वां पैराग्राफ भी हमारा आज प्रारंभ होने वाला है, जिसमें अभी तक हमने जाना था कि व्याप्ति का सुंदर स्वरूप चल रहा था कि व्याप्ति हमेशा स्पेशल केस में होती है। व्याप्ति स्पेशल केस में नहीं होती है, वो तो जनरल बताई जाती है। और अंत में 70वें पैराग्राफ में ये भी जाना था कि ऐसा नहीं होता कि हम अन्वय के लिए व्यतिरेक का दृष्टांत दे दें और व्यतिरेक के लिए अन्वय का दृष्टांत दे दें। जब हमें अन्वय का दृष्टांत देना होगा धूम और अग्नि में, तो हमें रसोई घर का ही दृष्टांत देना होगा, और जब व्यतिरेक का दृष्टांत देना है कि जहां अग्नि नहीं होती है तो वहां पर समुद्र या तालाब का हमें दृष्टांत देना होगा। नहीं देंगे तो वो उदाहरणाभास ही माना जाएगा। इस तरह से बहुत सुंदर बात हुई थी और 71वां पैराग्राफ प्रारंभ हो चुका था, परंतु किसी कारण हमारा कक्षा बीच में रुक गई थी, तो आज 71वें पैराग्राफ से आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हम पढ़ेंगे। गुरुजी भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अभी की कक्षा को प्रारंभ करें। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रह। हम सब न्याय दीपिका ग्रंथ के माध्यम से न्याय शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। न्याय शास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्राय लोग इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान में आए तो भी उसकी उपेक्षा करते हैं, परंतु ये अत्यंत प्रयोजनभूत विषय है, क्योंकि इससे हमको परीक्षा करना आता है। हमें जो भी कथन हो उसका सही से निर्णय करना आता है, और जब निर्णय करते हैं, परीक्षा करते हैं, तभी सच्चा विश्वास उत्पन्न होता है। बिना स्वयं परीक्षा किए, बिना तत्व किया ठीक से निर्णय किए, अंदर से सच्चा विश्वास उत्पन्न नहीं होता। सच्चा विश्वास उत्पन्न नहीं होता अर्थात सम्यक दर्शन नहीं होता। देखो, केवल आज्ञा पालन करके जीव कुछ विशुद्धि कर ले, वो एक अलग बात है। जीव आज्ञा पालन करके कुछ लाभ प्राप्त कर ले, वो अलग बात है। लेकिन परीक्षा प्रदानी हुए बिना, परीक्षा किए बिना स्वयं निर्धार नहीं होता। उसे स्वयं अंदर से उसका श्रद्धा परिवर्तन नहीं होता। मिथ्यात्व गलता नहीं है, और ऐसे में भव के अभाव की बात संभव नहीं है। जैन धर्म की मूल विशेषता है मिथ्यात्व का नाश। और काम तो दूसरे धर्म भी करते हैं। किंचित रागादि मंद करके, कसाय मंद करके, द्वेषादि मंद करके जीव को स्वर्ग आदि में ले जाना, ये काम तो दूसरे भी करते हैं। लेकिन कुंद कुंदाचार्य ने भाव पौड़ में कई जगह साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जैन धर्म की मूल विशेषता, तो दर्शन पौड़ में भी लिखा है
कि जैन धर्म की, ऐसे साफ लिखा है भाव पौड़ की 84 नंबर की गाथा में, कि जैन धर्म की मूल विशेषता तो मिथ्यात्व का अभाव करना है, जो और कोई नहीं कर सकता। आपको एक अच्छा इंसान बना देना, ये तो सामान्य न्याय नीति के से भी संभव है, लेकिन आपको जन्म मरण का अभाव कर देना, ये जैन दर्शन की बात है। शुभ गति प्रदान हो जाना वो बड़ी बात नहीं है, वो तो कैसे भी होती, मंद कसाय आदि, लेकिन हर गति का, चतुर्गति का नाश हो जाना, गति रहित अवस्था की प्राप्ति, वो जैन दर्शन की मूल विशेषता है। और वो तब होती है जब मिथ्या दर्शन का नाश होता है। और ये जीव स्वयं परीक्षा करता, जब ये जीव स्वयं परीक्षा करके तत्व निर्णय करता है, तब इसके मिथ्यात्व का नाश होता है, सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा न्याय में रुचि लेनी चाहिए, कठिन लगे तो भी रुचि लेनी चाहिए, बहुत सावधानी से प्रीति पूर्वक समझना चाहिए। अगर हम समझेंगे तो थोड़े दिन में हमें सब समझ में आने लगेगा, कठिन नहीं है। हम लोगों ने थोड़ा प्राथमिकता से नहीं पढ़ा, शुरू से पढ़ो, सरलता से पढ़ो, तो सब चीजें समझ में आएगी। और ये पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत उपयोगी है। इसलिए हम न्याय दीपिका के माध्यम से न्याय शास्त्र को पढ़ने समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी संदेश जी ने आपको बताया कि हमारा क्या प्रकरण चल रहा है। हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण की बात दूसरे ही प्रकाश में पूरी कर चुके थे, और अब तीसरे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी द्वितीय प्रकाश की, दूसरे बहुत समझने लायक है, कैसे केवल ज्ञान की सिद्धि की, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। और अब परोक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण भी प्रत्यक्ष के समान ही प्रमाण है। प्रत्यक्षम च परोक्षम च शब्द लगाया, इससे सिद्ध होता है द्वंद्व समास है, समबल प्रमाण है, समान रूप से दोनों प्रमाण है। ऐसे परोक्ष प्रमाण का स्वरूप तृतीय प्रकाश में बहुत विस्तार से समझाया है। 100 पैराग्राफ है इसमें, और उसमें से हम लोग स्मृति प्रमाण, प्रत्यविज्ञान, तर्क सब पढ़ चुके। बड़े अच्छे अच्छे विषय थे, बहुत आनंददायक। और अब हमारा अनुमान प्रमाण का प्रकरण चल रहा है। अनुमान का क्या लक्षण है, अनुमान का क्या के कितने भेद है, अनुमान के कितने अंग है, ये सब बातें यहाँ बहुत अच्छे से समझाई जा रही है। तो हमारा अनुमान का अंग वाली चर्चा चल रही है। अनुमान के अंग कितने होते हैं, तो उत्तर दिया कि अनुमान के अंग वीतराग कथा में नियम नहीं है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ये गुरु शिष्य की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उनकी अपनी जरूरत है, और वो जैसा उचित समझे वैसा कर सकते हैं। लेकिन जब विजिगीषु कथा हो, तब केवल 2 ही अंग होते हैं अनुमान के, एक प्रतिज्ञा और दूसरा हेतु। प्रतिज्ञा यानी पक्ष वचनम, अपने पक्ष का को बोलना, पक्ष को प्रस्तुत करना, वो प्रतिज्ञा है। और उसके लिए एक अकाट्य हेतु प्रस्तुत करना, ऐसा हेतु प्रस्तुत करना जिसकी साध्य के साथ व्याप्ति सुनिश्चित हो, वो हेतु है। फिर अब चर्चा थोड़ी आगे बढ़ी कि हमें वो भी बता दो जो वीतराग कथा में काम लिए जाते हैं, उदाहरण, उपनय और निगमन, 3 अंग और बचे हैं। उन तीनों को अब ये आज समझा रहे हैं। तो उदाहरण क्या है,
तो उन्होंने कहा दृष्टांत वचनम उदाहरणम, दृष्टांत के वचन को उदाहरण कहते हैं। दृष्टांत माने क्या महाराज? हमने तो सोचा दृष्टांत और उदाहरण एक ही बात होगी, आप कह रहे हो दृष्टांत के वचन को उदाहरण कहते हैं। तो दृष्टांत क्या होता है, क्या अंतर है दृष्टांत और उदाहरण में? कि दृष्टांत जहां पर दृष्टौ अंतौ यत्र सदृष्टांत है, जहां पर साध्य साधन रूप धर्म दिखाई देते हैं, उस भौतिक स्थान का नाम, वो फिजिकल ट्रुथ है, उसका नाम दृष्टांत है। और उस दृष्टांत को वाणी से कहना, उसका नाम उदाहरण है। ये दृष्टांत और उदाहरण में उन्होंने अंतर बताया और ये सावधान किया हमको कि जब भी उदाहरण बोला जाए तो तब भी सावधानी रखने की जरूरत है। उदाहरण से बहुत छल ग्रहण करने की संभावना है, उदाहरण गड़बड़ हो जाए तो बहुत गड़बड़ होने की संभावना है। इसलिए उदाहरण को देते समय ये ध्यान रखें कि सही से उदाहरण दें, नहीं तो वो उदाहरणाभास हो जाएगा। बोले साहब क्या सावधानी रखें? तो उन्होंने दो इंपॉर्टेंट सावधानी बताई। उदाहरण को देते समय दो लापरवाही हो जाती है, दो तरह की लापरवाही होती है। कौन कौन सी दो लापरवाही है? एक लापरवाही तो ये है कि हम उदाहरण गलत चुन लेते हैं, दृष्टांत वो गलत चुन लेते हैं, हम गलत उदाहरण दे देते हैं। एक गलती तो ये होती है। एक दूसरी गलती ये होती है कि हम उदाहरण दृष्टांत तो सही चुनते हैं, लेकिन उसको कह गलत देते हैं। अन्वय की जगह व्यतिरेक कह देते हैं, व्यतिरेक की जगह अन्वय कह देते हैं, साधन की जगह साध्य बोल देते हैं, साध्य की जगह साधन बोल देते हैं। ये स्खलन नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनुमिति उत्पन्न नहीं होगी। अनुमिति समझ में आया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अनुमिति। अनुमिति का अर्थ होता है अनुमान ज्ञान का फल, अनुमान ज्ञान पैदा नहीं होगा। प्रमिति माने प्रमाण का फल, ज्ञप्ति माने ज्ञान का फल। ऐसे ही ये सब शब्द समझने चाहिए। मैंने शब्दकोश बनाया है, इसीलिए थोड़ा शब्दकोश पहले पढ़ लो तो ये सब चीजें समझ में आएगी। अनुमिति अनुमान का फल, प्रमिति प्रमाण का फल, ज्ञप्ति ज्ञान का फल। तो अनुमिति कैसे होती है कि जैसे किसी ने मेरे से कहा कि वो पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धूम वाला है। अब ये उसने कहा, मैंने सुना, मैंने साधन और साध्य के व्यापक संबंध को समझा और मुझे ये समझ में आ गया कि वहां पर ये पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धूम वाला है। तो ये जो मेरी समझ में आया, इसका नाम है अनुमिति। अनुमिति माने अनुमान ज्ञान का पैदा होना, अनुमान ज्ञान प्रकट होना। तो इसलिए यदि उदाहरण गलत दिया जाएगा तो भी अनुमिति उत्पन्न नहीं होगी। उदाहरण सही देना चाहिए, तभी अनुमिति उत्पन्न होगी। ऐसे करके उन्होंने उदाहरण और उदाहरणाभास की बात कही। और वो बात कहने के बाद में ये चर्चा आई कि साहब ये तो कठिन काम है उदाहरण का चयन करना, हम कैसे समझें? तो इस प्रसंग में एक बहुत बढ़िया बात आ गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है और न्याय शास्त्र का केंद्रीय बिंदु है। और वो ये है कि व्याप्य व्यापक संबंध क्या होता है, व्याप्ति क्या होती है। हम पिछली बार जो चर्चा कर रहे थे वो व्याप्ति की ही कर रहे थे कि व्याप्ति क्या होती है। और तभी अचानक से नेट चला गया और क्लास हमारी बंद हो गई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे क्लास नेट कमजोर हो जाए, नेट मान लो रुक जाए क्लास, तो
क्लास बंद करने की बजाय 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी बचा हो तो आप सब लोग किस लिए हैं? क्यों क्लास बंद कर देते हैं? आप लोग क्यों नहीं चलाते? अरे हम पर डिपेंड मत होइए, क्लास चलेगी, हमारा स्वाध्याय का कक्षा का समय है तो हम तो कक्षा करेंगे। आप लोग आपस में चर्चा परिचर्चा, कक्षा कभी नहीं रोकनी चाहिए। व्यक्ति आते रहते हैं जाते रहते हैं, हम रहें न रहें, लेकिन ये चलनी चाहिए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ठीक से सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी कभी भी नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग आपस में प्रश्नोत्तर करो, चर्चा करो। मैं कोशिश करके उस दिन भी 5 मिनट बाद ही दोबारा जुड़ा था, लेकिन देखा तब तक क्लास खत्म हो गई। तो ऐसे मत करो, अपना क्लास का समय है, बैठे रहो, आपस में एक दूसरे को जो समझ में आ रहा वो चर्चा करो। सब रिकॉर्ड होगा, मैं बाद में सुनूंगा, आपसे चर्चा करूंगा। तो ये मैंने प्रसंगवश बताया कि कभी भी, ये तो कभी भी हो सकता है ना ऐसा, तो ऐसा हो जाए तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहना। और हम वो इम्पोर्टेंट चर्चा जो हो गई वो भी और एक बार फिर से कर लेते हैं। बहुत मजेदार चर्चा है और बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है कि व्याप्ति किसे कहते हैं, व्याप्ति क्या है और ये प्रकरण क्यों आया। मैं 5-7 मिनट 10 मिनट लग जाए, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो क्या प्रकरण चल रहा था, क्या बात आई थी। बात ये आई थी कि कोई भी हेतु, कोई भी साधन साध्य का गमक क्यों होता है। फिर सुनो, कोई भी साधन साध्य का गमक, गमक बोलो, ज्ञापक बोलो, ज्ञान कराने वाला बोलो, एक ही बात है। हेतु साध्य का ज्ञान कराने वाला क्यों होता है। तो उन्होंने उत्तर दिया, यही 2 लाइन है बस, खास समझ ली तो फिर बाद में तो सब इसका विस्तार है। हेतु साध्य का गमक क्यों होता है, क्या कारण है, हेतु साध्य का गमक क्यों होता है, वजह क्या। तो उन्होंने उत्तर दिया कि हेतु साध्य का गमक इसलिए होता है क्योंकि उस हेतु की साध्य के साथ व्याप्ति होती है। बस इतनी सी बात पकड़नी है, यही पकड़ में नहीं आती है, बहुत दिन तक स्लिप होती रहती है। हेतु साध्य को क्यों बताता है, फिर एक बार सुनो भाई, ये लाइन है खास। हेतु साध्य को क्यों बताता है, साध्य का ज्ञान कर, साध्य का पक्का ज्ञान, अव्यभिचरित ज्ञान, नियम से ज्ञान, वो क्यों कराता है। हेतु साध्य का ज्ञान क्यों कराता है, क्योंकि उसकी साध्य के साथ व्याप्ति निश्चित होती है, व्याप्ति होती है। व्याप्ति माने, अब व्याप्ति को भी मैं बिल्कुल सरल कर देता हूं एकदम। व्याप्ति होती है माने विशिष्ट आपति को व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति, व्याप्ति माने विशिष्ट आपति, आपति माने प्राप्ति। आपति और प्राप्ति में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम लोग भाषा के ऐसे हो रहे हैं कि हमको प्राप्ति कहो तो झट से समझ में आ जाता है। अरे प्राप्ति में प्रय उपसर्ग ही तो है, बात तो वही है ना। आपति कोई प्रय उपसर्ग लगा के प्राप्ति बना। विशिष्ट आपति को जिस हेतु साध्य को इसलिए बताता है क्योंकि उसकी साध्य के साथ व्याप्ति निश्चित होती है, विशिष्ट आपति होती है, विशिष्ट प्राप्ति होती है। उसकी हेतु की साध्य के साथ तथोपत्ति होती है, हेतु की साध्य के साथ अन्यथा अनुपपत्ति होती है। वो साध्य अन्यथा अनुपपत्ति, क्या फर्क है।
एक ही बात है। तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति में भी कोई फर्क नहीं। तथोपपत्ति माने हेतु की साध्य के साथ तथोपपत्ति होती है। साध्य के होने पर हेतु गारंटी से होता है, और अन्यथा अनुपपत्ति वो अन्यथा नहीं होता है। बस इसी का नाम व्याप्ति है। देखो चक्कर क्या है, कुछ लोग ऐसा इस चीज को नहीं समझते हैं कि उनमें आपस में व्याप्य व्यापक संबंध होता है, तभी वो पक्का बताता है। 3 लोक 3 काल में धुआं अग्नि के बिना नहीं हो सकता, ज्ञान आत्मा के बिना नहीं हो सकता, ज्ञान की आत्मा के साथ व्याप्ति है, आत्मा ज्ञान में व्याप्त होता है, धुआं में अग्नि व्याप्त होती है। और इन्होंने जो परिभाषा बताई वो मैंने पिछली बार खूब समझा दी थी, पर एक बार फिर बोल देता हूं। ये विषय कठिन है, 2-4 बार 10 बार बोलेंगे तब समझ में आएगा। व्याप्य व्यापक के संबंध को व्याप्ति कहते हैं। व्याप्य और व्यापक के संबंध को व्याप्ति कहते हैं। और क्या होता है व्याप्य व्यापक, तो परिभाषा लिख लो, आज नहीं कल समझ में आएगी। व्याप्य व्यापक किसे कहते हैं? जो व्याप्ति क्रिया का कर्ता हो उसे व्यापक कहते हैं, और जो व्याप्ति क्रिया का कर्म हो उसे व्याप्य कहते हैं। और ये परिभाषा याद रहेगी तो जब भी उलझोगे तो ये परिभाषा अगर याद आ जाएगी तो सुलझ जाओगे। जहां भी उलझोगे परिभाषा फॉर्मूला हाथ में होगा तो सुलझ जाओगे। क्या है फॉर्मूला? किसे कहते हैं व्याप्य और किसे कहते हैं व्यापक? जो व्याप्ति क्रिया का कर्ता है व्यापक, व्यापक जो व्याप्ति क्रिया का कर्ता है वो व्यापक है, और व्याप्य जो व्याप्ति क्रिया का कर्म है वो व्याप्य है। जैसे कैसे बोला जाएगा? अग्नि, संस्कृत में वाक्य बताता हूं तो कर्ता कर्म पकड़ में आए। अग्नि धूमम व्याप्नोति, आत्मा ज्ञानम व्याप्नोति। ये 2 वाक्य याद रख लो। एक कॉमन उदाहरण दे दिया मैंने, और एक जो हमको समझना है सिद्धांत का वो दे दिया। अग्नि धूमम व्याप्नोति, अग्नि धुआं को व्याप्त करती है, तो अग्नि कर्ता, धूमम द्वितीय एक वचन कर्म, तो धूम है कर्म, और व्याप्ति क्रिया का जो कर्म हो उसे व्याप्य कहते हैं, व्याप्ति क्रिया का जो कर्ता हो उसे व्यापक कहते हैं। तो ऐसे व्याप्य व्यापक को समझना जरूरी है। अब दूसरी एक नई बात सुनाता हूं, ये तो आपको 2-4 बार और बाद में फिर सुनना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। ये एक थोड़ा सा मन लगा के देखो। चलो एक नया स्टेप लेता हूं। बौद्ध दर्शन में, अन्य कई दर्शनों में ऐसा माना गया कि धुआं अग्नि का ज्ञान क्यों कराता है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि वो इसलिए कराता है क्योंकि वो उससे उत्पन्न होता है, क्योंकि उसका उसके साथ जन्य जनक संबंध है। तो जैनाचार्यों ने कहा जन्य जनक संबंध होने से कोई ज्ञापक हो ये नियम नहीं है, व्याप्य व्यापक संबंध हो तो ही ज्ञापक बनता है, नहीं तो नहीं बन। व्याप्य व्यापक संबंध ही अनुमिति का आधार है, जन्य जनक संबंध नहीं है। तादात्म्य होने के कारण, तदुत्पत्ति होने के कारण कोई चीज, कोई हेतु साध्य का ज्ञापक नहीं होता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, मेरा मन भांसों उछल गया जब ये चीज समझी, बहुत आनंद आ गया। और वो बात यहाँ समझाई जा रही है, और आपको थोड़ा सा 2-4 वाक्य में पढ़कर सुना रहा हूं एक किताब में से, आप उनको भी शांति से सुन लो
और दोबारा सुन लेना। लेकिन ये 5-6 वाक्य व्याप्ति को, न्याय शास्त्र को समझने के लिए व्याप्ति को समझना बहुत जरूरी है। और व्याप्ति को समझने के लिए ये मैं अब 4-5 वाक्य और सुना रहा हूं, वो आपको सुनना जरूरी है। और मैं जिस किताब में से सुना रहा हूं आपको वो किताब भी दिखा देता हूं। देखो, ये एक पीएचडी का थीसिस है, बौद्ध प्रमाण मीमांसा की जैन दृष्टि से समीक्षा। ये एक किताब है जो डॉक्टर धर्मचंद जैन, जो जोधपुर यूनिवर्सिटी में न्याय शास्त्र के बहुत बड़े प्रोफेसर रहकर अभी रिटायर हुए हैं और बहुत अच्छे विद्वान हैं, मेरे बहुत परम आदरणीय मित्र हैं और मैं उनसे चर्चा करता रहता हूँ। और इतना प्यारा थीसिस है, इसमें व्याप्ति पर बहुत मैटर लिखा है और बहुत ही अच्छी किताब है। तो मैं इसमें से आपको 5-7 लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आप दोबारा सुन लेना, पर शांति से सुन भर लो चुपचाप, बहुत काम की है ये लाइन। देखो, व्याप्ति किसे कहते हैं। देखो क्या कहा आचार्य माणिक नंदी ने, व्याप्ति का स्वरूप इस प्रकार बतलाया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्य माणिक नंदी मीन्स परीक्षा मुक्त। यह इसके होने पर ही होता है। मैं संस्कृत का हिस्सा छोड़ रहा हूं ताकि सबको सरल समझ में आ जाए। व्याप्ति वैसे ही कठिन है, मैं संस्कृत और घुसाऊंगा तो और कठिन हो जाएगी, इसलिए मैं हिंदी में सुना रहा हूं कि समझ में आ जाए। देखो, परीक्षा मुख में क्या लिखा, यह इसके होने पर ही होता है, इसके होने पर नहीं होता, इसका नाम व्याप्ति है। इस नियम का नाम व्याप्ति। व्याप्ति क्या है? व्याप्ति एक नियम का नाम है। और वो नियम कैसा है? साध्य के होने पर ही हेतु का होना और साध्य के अभाव में हेतु का नहीं होना, यही व्याप्ति है। फिर सुनो, जैसे अग्नि के होने पर ही धूम होता है और अग्नि के अभाव में धूम नियम से नहीं होता है, इसका नाम व्याप्ति है। फिर सुनो, साध्य और साधन के त्रैकालिक संबंध को व्याप्ति कहते हैं। क्या लाइन है, टंकोत्कीर्ण करने लायक। साध्य और साधन के त्रैकालिक संबंध को व्याप्ति कहते हैं। फिर देखो, धर्मभूषण आचार्य ने न्याय दीपिका की भी कंपेयर कर रहे हैं। साध्य और साधन में गम्य गमक भाव का व्यभिचार की गंध भी जिसमें नहीं आती हो, ऐसे संबंध को व्याप्ति कहते हैं। साध्य और साधन का ऐसा संबंध कि जिसमें व्यभिचार की कोई गंध भी नहीं आती हो, उसे व्याप्ति कहते हैं। अब सुनो, और इस व्याप्ति के कारण ही, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस व्याप्ति के बल से ही हेतु साध्य का गमक होता है। गमक माने बताने वाला, ज्ञापक। जैन दार्शनिकों ने मात्र तादात्म्य और तदुत्पत्ति से व्याप्ति होना स्वीकार नहीं किया है और ये दूसरे दर्शनों ने माना है। अब उसका इंपॉर्टेंट सुनो, वो चीज धुआं इसलिए ज्ञान नहीं कराता है, वो कहते हैं चीज तब ज्ञान कराएगी जब उसके साथ तादात्म्य संबंध हो, तदुत्पत्ति हो। तो वो कहते हैं नहीं, देखो कितने बढ़िया। अब देखो उदाहरण पे, ये सरल है लाइन, एक लाइन सरल आई लेकिन बहुत काम की, कि कृत्तिकोदय हेतु से सक्टोदय का ज्ञान हो जाता है। माने सोमवार से रविवार का ज्ञान हो जाता है। रविवार से, तो रविवार में सोमवार का तादात्म्य है क्या? तदुत्पत्ति है क्या? रवि, मैं बोलूं कल शनिवार होगा
क्योंकि आज शुक्रवार है। तो ये जो मैंने शुक्रवार हेतु दिया है, इसका क्या शनिवार रूप साध्य के साथ तादात्म्य है, तदुत्पत्ति है? नहीं है, लेकिन व्याप्य व्यापक संबंध है, इसलिए ये हेतु बनता है। देखो कैसे संबंध है, गजब। देखो और बहुत बड़े, तराजू के एक पलड़े के ऊपर उठने से दूसरे पलड़े के झुकने का ज्ञान होता है। देखो कितना बढ़िया अनुमान वाक्य है, एक अनुमान वाक्य है। मैं अनुमान वाक्य बोलता हूं, तराजू का वह पलड़ा नीचा है जो दिख नहीं रहा मुझे। मुझे तराजू का एक पलड़ा दिखाई दे रहा है और दूसरा नहीं दिख रहा, तो मैं अनुमान कर रहा हूं कि तराजू का वो पलड़ा नीचा है क्योंकि ये ऊंचा है। अब क्योंकि ये ऊंचा है, इधर का पलड़ा मैंने ऊंचा देखा, तो मैंने अनुमान कर लिया कि उधर का पलड़ा गारंटी से नीचा है, क्योंकि ये ऊंचा क्यों है, नहीं तो ये ऊंचा है तो वो नीचा होगा गारंटी से। तो ये ज्ञान कैसे कराया? तादात्म्य है? नहीं है। तदुत्पत्ति है? नहीं है। फिर भी ज्ञान करा रहे हैं ना, ये व्याप्य व्यापक के कारण ज्ञान करा रहा है। अभी देखो और जरा सा, दीवार का ये भाग देखकर परभाग का निर्णय करना। दीवार के पिछला भाग भी है, इस सिक्के का पिछला हिस्सा भी है, कैसे जाना? तादात्म्य नहीं है, तदुत्पत्ति नहीं है, व्याप्य व्यापक है। देखो इत्यादि अनेक अनुमान वाक्य ऐसे हैं जिनमें तादात्म्य एवं तदुत्पत्ति को व्याप्ति का निमित्त नहीं कहा जा सकता, फिर भी उनसे अव्यभिचरित रूप से साध्य का ज्ञान होता है। इसलिए जैन दार्शनिक व्याप्य व्यापक संबंध को ही व्याप्ति का आधार मानते हैं, और उसको इन्होंने अविनाभाव शब्द से भी कहा है। तादात्म्य और तदुत्पत्ति नियम से पूर्व चर, उत्तर चर, कारण आदि हेतुओं की साध्य के साथ व्याप्ति सिद्ध नहीं होती, जबकि क्रम भाव और सहभाव अविनाभाव से समस्त हेतुओं में साध्य की गमकता उत्पन्न हो जाती है। ये जितने भी हेतु हैं सब समीचीन हेतु सिद्ध हो जाएंगे यदि व्याप्ति को व्याप्य व्यापक संबंध को आधार माना जाएगा। तो ये बात यहाँ समझाई गई। अब आप थोड़ा और चिंतन करना, नहीं समझ में आए तो थोड़ा 10-5 दिन में आ जाएगा, घबराना नहीं। ये विषय ऐसे ही होते हैं, नहीं समझ में आए तो कभी कभी थोड़ा 5-7-10 मिनट पढ़ो, बार बार सोचो। टाइम से भी एक श्लोक है बहुत अच्छा, उसमें ये लिखा है कि चौथाई विद्या पढ़ने से आती है, चौथाई विद्या गुरु से आती है, चौथाई विद्या हुआ पो करने से साथियों से आती है, और चौथाई विद्या अपने आप टाइम से आती है। पेशेंस रखना चाहिए। तो चलो, तो ये बात हमने पढ़ी, और इसमें हमारा ये 71-72वां पैराग्राफ चल रहा था। और इस 71वें-72वें पैराग्राफ में क्या कहा था? ये कहा था कि साहब आपने दृष्टांत सही देने को कहा था, तो वो मैत्री तनय वाले प्रकरण में तो दृष्टांत ठीक है, मैत्री के बच्चे जो बाहर हैं वो काले हैं और गर्भ में है वो भी काला है, तो फिर ये अनुमान वाक्य सही हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसे सही नहीं हुआ करता है, इसमें कुछ खास राज है, वो पूरा समझना पड़ता है। व्याप्ति लगाना मजाक काम नहीं है, यहाँ पर कुछ खास बात छुपी हुई है जो इन्होंने यहाँ कही थी। ये 71वें पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति पढ़ी थी हमने, देखना निकालना, थोड़ा नीचे करो। 71वें पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति नीचे जो हमने पढ़ी थी वो मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा, बहुत बढ़िया लिखा, ये लिखा ना,
उसने कहा इति सम्यक अनुमानम प्रसज्जेति थी, ये मैत्री तने वाला उदाहरण ये सम्यक अनुमान सिद्ध होगा। इति चेत, ऐसा कोई कहे तो नहीं दृष्टांतस्य विचारांतर बाधितत्वात्, क्योंकि इस दृष्टांत में दूसरे विचार से बड़ी जबरदस्त बाधा आती है। और वो क्या बाधा आती है, तो वो कहते हैं, वो बाधा अपन समझ लेते हैं। तथा ही साध्यत्वेन अभिमतम इदम ही श्यामत्व रूपम कार्यम सत् स्वसिद्धये कारणम अपेक्षते। साध्यत्व रूप से माना गया जो श्यामत्व रूप कार्य है वो अपनी सिद्धि के लिए किसी और कारण की भी अपेक्षा करता है। और वो कारण क्या है, तच्च कारणम न तावन मैत्री तनियत्वम। तच्च, तच्च क्या हुआ, तत् प्लस च, तच्च, तच्च कारणम न तावन मैत्री तनियत्वम, और वह कारण मैत्री का तनयपना नहीं है। तनय तो मैंने बताया ना आपको, तनय, तनज माने पुत्र, मैत्री तनय। देखो तनय बोलना ठीक है, आत्मज बोलते हैं कुछ लोग पुत्र को, पुत्र का एक पर्यायवाची आत्मज है। मुझे याद आ जाता है कभी बीच बीच में, आत्मज बोलना तो अज्ञान की भाषा हुई, आत्मा से थोड़ी पुत्र पैदा होता है। तनय ठीक है, तनज। चलो खैर, बिना भी तदिदम पुरुषांतरे श्यामत्व दर्शनात्, के इसके बिना भी पुरुषांतर में श्यामत्व दिखाई देता है। नहीं कुलालादिकम अंतरेण संभविन पटस्थ कुलालादिकम कारणम, ये भी पंक्ति पढ़ी थी हमने। कुलाल शब्द का अर्थ बताया था ना, कुलाल माने कुमार, कुमार के बिना, कुलाल के बिना वस्त्र बन जाता है। वस्त्र का कारण कुमार नहीं है, घट का कारण तो कुमार है, कुलाल है, लेकिन पट का कारण कुलाल नहीं है। एवं मैत्री तनियत्वम, एवं मैत्री तनियत्वस्य श्यामत्वं प्रति अकारणत्वे निश्चिते यत्र यत्र मैत्री तनियत्वं तत्र तत्र श्यामत्वं। ये व्याप्ति बैठनी चाहिए थी कि जहां जहां मैत्री तनियत्व है वहां वहां श्यामत्व होगा, और जहां जहां मैत्री तनियत्व नहीं है वहां वहां श्यामत्व नहीं होना चाहिए। ऐसी पूरी व्याप्ति बैठनी चाहिए, किंतु ये बैठती नहीं है। यत्र यत्र श्यामत्वस्य कारणम, तो कैसी बैठती है कि जहां जहां श्यामत्व का कारण विशिष्ट नाम कर्मानुग्रहित साकाद्यहार परिणाम तत्र तत्र कार्यम श्यामत्वम। देखो श्यामत्व की व्याप्ति, श्यामत्व सांवलेपन की व्याप्ति मैत्री तने के साथ नहीं बैठती है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो सांवले हैं पर वो मैत्री के तने नहीं है। अगर मैत्री का तने होने से ही काला हो तो जो मैत्री के तने नहीं है ऐसे लोग सांवले नहीं होने चाहिए थे दुनिया में, वे क्यों सांवले हैं। तो मैत्री तने का कारण क्या है, तो कहते हैं मैत्री तने का कारण सामग्री है, सांवलेपन का कारण एक अलग सामग्री है। अंतरंग सामग्री, बहिरंग सामग्री। अंतरंग सामग्री वैसा नाम कर्म का उदय, बहिरंग सामग्री शाकादि आहार, वैसा साग खाए तब जाकर के काला होगा। देखो क्या, देखो ये पंक्ति समझ में आ रही है। श्यामत्व की व्याप्ति किसके साथ है, सामग्री रूपस्य विशिष्ट नाम कर्मानुग्रहित साकाद्यहार परिणामस्य श्यामत्वम प्रति व्याप्यत्वम, के अंतरंग कारण विशिष्ट नाम कर्म का उदय है और बहिरंग कारण उस तरह की भोजन सामग्री है। उस तरह का भोजन वो मैत्री करेगी तो उसका पुत्र गर्भस्थ काला होगा। वो तो कुछ बैठता है, लेकिन ऐसे नहीं बैठता कि जो जो मैत्री का बेटा होगा वो काला होगा।
सेतु पक्षे न निश्चीयते इति संदिग्धा सिद्ध। और वो बात यहाँ पक्ष में निश्चित नहीं होती है, इसलिए ये हेतु संदिग्ध सिद्ध है। संदेह है इसमें कि मैत्री तने होने से गर्भस्थ सांवला होगा ही होगा, यहाँ डाउट है। मैत्री तनियत्वं तु अकारणत्वात् एव श्यामत्वं कार्यम न गमयेत्। देखो कितनी अच्छी पंक्ति है। मैत्री तनियत्वं तु अकारणत्वात् एव, मैत्री तनियत्व तो अकारण ही है, इसलिए श्यामत्व रूप कार्य को नहीं गमयेत, नहीं ज्ञान कराता है, उसे बताता नहीं है, इसलिए ये हेतु सही नहीं हुआ। मैत्री तनियत्व ये अनुमान सही नहीं हुआ, हेतु हेत्वाभास हो गया और अनुमान अनुमानाभास हो गया। ये उदाहरणाभास की बात थी। अब 73वां पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखो क्या कहते हैं, 73 और 74 और अभी पढ़ना जरूरी है, इसके छोटे छोटे हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं। केचित निरूपाधिका संबंधो व्याप्ति। केचित माने कुछ लोग, कुछ दर्शन वाले। व्याप्ति की का प्रकरण चल रहा था ना, तो व्याप्ति के बारे में कुछ लोग माने नैयायिक लोग, न्याय दर्शन में ऐसा कहा है। केचित निरूपाधिक संबंधो व्याप्ति। कुछ लोग व्याप्ति की परिभाषा ऐसी बनाते हैं कि निरूपाधिक संबंध को व्याप्ति कहते हैं। इत्यभिधाय, इत्यभिधाय माने देखो, इत्यभिधाय, इत्य माने इति प्लस अभिधाय। इति माने ऐसा, अभिधाय क्या है, ल्यप प्रत्यय कहकर, अभिधाय माने ऐसा कहकर के। साधना व्यापकत्वे, साधन को अव्यापक होने पर साध्य समव्याप्ति रूपाधि, जो साध्य में समान रूप से व्याप्त हो वो उपाधि है। उपाधि की परिभाषा व्याप्ति से बनाई और व्याप्ति की परिभाषा उपाधि से बताई। तो पहले व्याप्ति की बताई, फिर उपाधि की बताई। इति अभिदधते, ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं। सो अयम अन्योन्याश्रय, सो अयम अन्योन्याश्रय, तो यह तो अन्योन्याश्रय दोष हो गया। उपाधि की परिभाषा व्याप्ति से बना दी, व्याप्ति किसे की परिभाषा उपाधि से बना दी। ये अन्योन्याश्रय संबंध, अन्योन्याश्रय नाम का दोष हो गया। अन्योन्याश्रय एक बहुत इंपॉर्टेंट दोष होता है, और वो दोष को मैं ऐसे सरल उदाहरण से ऐसे समझाता हूं कि जैसे आप मेरे से पूछो कि आपका घर कहाँ है, और मैंने कहा कि मेरा घर जामुन के पेड़ के पास है। तो आपने कहा जामुन का पेड़ कहाँ है, तो मैंने कहा वो मेरे घर के पास है। अब आपकी क्या समझ में आया? तो इसको बोलते हैं अन्योन्याश्रय। राम का घर कहाँ है? श्याम के घर के पास। श्याम का घर कहाँ है? राम के घर के पास। अरे कुछ बात समझ में आएगी, एक दूसरे पर आश्रित हो गया। तो उनसे कहा जा रहा है, नैयायिकों से, कि आपने व्याप्ति की परिभाषा तो उपाधि से बना दी और उपाधि की परिभाषा व्याप्ति से बना दी, इसलिए तुम्हारी व्याप्ति की परिभाषा में अन्योन्याश्रय नाम का दोष आता है। प्रपंचितम एतद उपाधि निराकरणम कारुण्य कलिकायाम इति विरम्यते। प्रपंचितम, प्रपंचितम माने विस्तारितम। प्रपंचितम, प्रपंच माने क्या होता है? प्रपंच माने विस्तार। प्रपंचितम विस्तार कर दिया गया है। एतद इस विषय का, उपाधि निराकरणम
इस उपाधि निराकरण वाले प्रकरण का खूब विस्तार करके समझाया है कारुण्य कलिकायाम, कारुण्य कलिका ग्रंथ में। इति, इसलिए, विरम्यते, इसलिए मैं यहाँ विराम लेता हूं। मैं व्याप्ति की नैयायिकों ने क्या माना और उसमें कैसे अन्योन्याश्रय दोष आता है, धर्मभूषण आचार्य कह रहे हैं कि इसकी खूब डिटेल में चर्चा कारुण्य कलिका ग्रंथ में आई है, इसलिए मैं यहाँ पर उसकी अन्य मत की वाली व्याप्ति की ज्यादा समीक्षा यहाँ पर नहीं करता हूं। अब ये जो पैराग्राफ पढ़ा वो क्या पढ़ा, मैं जरा 2 मिनट में आपको समझा दूं। 3 लाइन का पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन 73वें पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा मैं वो आपको अपने शब्दों में बताना चाहता हूं। देखो, एक बात तो इनने ये कहा कि ये बात ज्यादा कारुण्य कलिका में आई है। देखो, कारुण्य कलिका नाम का एक ग्रंथ है जिसका और भी 1-2 जगह उल्लेख मिलता है, लेकिन आज तक वो ग्रंथ नहीं मिला। आप मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुनो। कारुण्य कलिका न्याय का एक बहुत बढ़िया कोई जैन ग्रंथ है जो कहीं खो गया है, आपको ढूंढना है। मैं विज्ञापन कर रहा हूं, कारुण्य कलिका एक जैन न्याय का बहुत अच्छा ग्रंथ है, लेकिन वो या तो किसी पांडुलिपि ग्रंथ भंडार में अभी तक हमारी आपकी इंतजार कर रहे हैं कि हम जाएंगे, ढूंढेंगे, निकालेंगे, या कहाँ है कहाँ नहीं है, पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है उसके उल्लेख मिलते हैं, पर वो ग्रंथ हमको अभी तक मिला नहीं है। ये बात दरबारी लाल जी कोठिया ने भी लिखी है, इसलिए मैंने आपको बताई कि जरा अपने ध्यान में रखना। कारुण्य कलिका ग्रंथ के बारे में कुछ भी आपको पता चले तो हमको बताना। एक बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो पहली पंक्ति में जो बात कही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, परिभाषा गलत नहीं थी इनकी। देखो क्या परिभाषा कही थी, इसके ऊपर वाली पंक्ति है वो लगाओ, ये 4 संदेश थोड़ा ऊपर वाली पंक्ति लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति शुरू, यहाँ ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाइन में गलती नहीं है। ये व्याप्ति की परिभाषा लिखी है, निरूपाधिक संबंधो व्याप्ति। आपको एक और बात बता दूं, देखो निरूपाधि में यहाँ रू कैसा लिखा है, बड़ा लिखा है, और ये गलती है, छोटा रू लिखना चाहिए। ऊ की मात्रा रू में 2 तरह से लगती है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और जब छोटा ऊ लगता है तो गांठ नहीं लगती है, बिना गांठ वाला रू लिखना चाहिए। एक तो होता है रुको, रुको में छोटा रू है, और रूठ गया, रूखी रोटी, इनमें बड़ा ऊ है। तो हमको समझना चाहिए, या ऊ में बड़ा लगा दिया, ये गलती है, अशुद्धि है, अर्थ निकालो तो गलत गलत निकलेगा, इसलिए शुद्ध लिखना चाहिए। निरूपाधिक है, रू छोटा होना चाहिए था, केचित निरूपाधिक, लेकिन परिभाषा सही है। क्या परिभाषा है मैं आपको समझा देता हूं। निरूपाधिक संबंध को व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति किसे कहते हैं तो कहा निरूपाधिक संबंध को व्याप्ति कहते हैं। निरूपाधिक संबंध का क्या, मैंने पिछली कक्षा में जरा सा हिंट किया था। जैसे देखो, जहां जहां ज्ञान होगा वहां वहां आत्मा होगा। अब इसको आपको निरूपाधि समझोगे जब तो व्याप्ति बनेगी, और अगर आपने इसको सोपाधि कर दिया तो व्याप्ति खराब हो जाएगी। कैसे खराब हो जाएगी कि इस वाक्य को जरा 1 मिनट ध्यान दो, फिर अब आपसे बात करेंगे। निरूपाधि, मुझे बहुत देर हुए बोलते, अब आप लोगों को बोलना है, तैयार हो जाओ। बस अब ये जरा सा सुन लो ध्यान से, निरूपाधिक संबंध को व्याप्ति कहते हैं। ये परिभाषा सही है, जैनाचार्यों को भी मंजूर है। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है।
ये निरुपाधिक संबंध रहेगा तब तो व्याप्ति बनेगी। और अगर आपने इसमें सोपाधि लगा दी, सोपाधि कैसे करेंगे? जैसे मैं कहूं जहां जहां मति ज्ञान होगा वहां वहां आत्मा होगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, घोटाला हो। जहां जहां ज्ञान को ज्ञान रहने दो, ज्ञान में कोई उपाधि मत लगाओ। आत्मा को आत्मा रहने दो, आत्मा में कोई उपाधि मत लगाओ। निरुपाधि समझना, मैं फिर बोल रहा हूं, आत्मा का कोई विशेषण मत लगाओ, ज्ञान में कोई विशेषण मत लगाओ। जहां जहां ज्ञान होगा वहां वहां आत्मा होगा, बस ऐसा कॉमन स्टेटमेंट रहने दो। ऐसे मत बोलो कि जहां जहां ज्ञान होगा वहां वहां एकेंद्रीय आत्मा होगा, वहां वहां संसारी आत्मा होगा, वहां वहां सिद्ध आत्मा के कोई विशेषण मत लगाओ। ऐसे ही ज्ञान में भी कोई विशेषण मत लगाओ। यदि आप ज्ञान में विशेषण लगाओगे, अगर आप व्याप्य व्यापक में कोई विशेषण लगा दोगे, ज्ञान व्याप्य है, आत्मा व्यापक है, दोनों को निरुपाधि रखोगे तो व्याप्ति बन जाएगी। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, निरुपाधि रखोगे तो बैठ जाएगी। और जहां जहां गीले ईंधन की अग्नि में विशेषण मत लगाओ, धुआं में काला धुआं नीला धुआं पे, जहां जहां सफेद धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, फिर व्याप्ति खराब हो जाएगी। व्याप्ति के समय व्याप्य और व्यापक में कोई विशेषण नहीं लगाया जाता है, बिना विशेषण के रखा जाता है। इसी का मतलब है निरूपाधिक संबंध को व्याप्ति कहते हैं। अब आपके समझ में आया? अब संदेश जी थोड़ा सा बात करो भैया, 5-7 मिनट हमारे पास बचे हैं। किसको क्या समझ में आया वो बताओ, पूछना है जो पूछो, कुछ ना कुछ बोलो। अब आप लोग नहीं बोलोगे तो फिर मैं परीक्षा शुरू कर दूं। हाँ, आप लोग हैंड रेज करें। निरुपाधिक कोई आप में से कोई बता सकता है? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ऐसे पूछो तब बोलेंगे, ये ऐसे नहीं बोलेंगे। निरुपाधिक व्याप्ति किस चीज का नाम है? इसको शॉर्ट में आप में से कोई भी बताए हैंड रेज करके। पहले तो अगर किसी के मन में कोई शंका हो, किसी को पूछना है तो वो बता दो, वो पहले प्रायोरिटी उनको दे दो, और नहीं है तो फिर अब आप पूछो। जी, किसी को कुछ पूछना है? देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना थोड़ी बहुत। हाँ चलो। सुनील जी भाई साहब राजकोट से जुड़े हैं। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। सुनाओ सुनील जी। भाई आप तो साहब। जरूर बोलो। हाँ भाई साहब ये एक समझाओ, मिनट मैं हमें थोड़ा खुलासा करो। 5 मिनट बोलो मैं, शांति से। हाँ मैं अभी रास्ते पे ही हूँ, बाइक पे हूँ मैं। अरे लेकिन देखो कॉलेज फिर से भी मैं सुन सुनते, रहे हो। हाँ सुनते सुनते मैं आया अभी 2 मिनट वाह, पहले। अच्छा, ये वेरी बहुत गुड। बढ़िया व्याप्ति की चर्चा, तो अद्भुत चर्चा की आपने, और थीसिस का जो अंश सुनाया बहुत आनंद आया, हाँ बहुत गहराई से। और ये ग्रंथ के बारे में भी आपने जिज्ञासा व्यक्त की, कहीं मिल जाए तो आप बताइएगा, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत सारे हाँ प्रमेय ऐसे मतलब सुनने आते हैं। जो हाँ आपने शुरुआत में एक हाँ बहुत मार्मिक बात कही थी, वो हाँ मैं टैबलेट में ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिल पाई। हाँ। बोध पाउड़ या मोक्ष पाउड़ की गाथा का आपने उल्लेख किया था। भाव पाउड गाथा नंबर 84। अच्छा, भाव पहुड़ की 84 नंबर की गाथा। अच्छा हाँ, तो वही थोड़ी सी जिज्ञासा बहुत मतलब दिमाग में चल रही नहीं थी कि नहीं नहीं, बहुत मार्मिक। मैं हाँ आपको उसकी फोटो खींच के भेज दूंगा। नहीं नहीं, मैं वो तो मिल जाएगा कोई बात नहीं। हाँ, भाव पाउड गाथा लेकिन नंबर 84। ओके, उसका अर्थ बहुत गंभीर और गहन था और अगर कि 84 ना मिले ना तो 83 देख लेना। कोई कोई बात नहीं, कोई बात बस नहीं, लेकिन बहुत 83 है या गजब का। 84 है, मैं कभी हाँ कभी गजब। एक एक नंबर इधर उधर, बस जी 83 है जी कि जी नहीं? जी जी। 99% 84 है। 84 कोई बात नहीं, लेकिन उसका हाँ जो भाव था ना, बहुत गहरा भाव था, बहुत हाँ। मार्मिक बात थी वो। अरे बहुत मार्मिक बात है वो तो, बहुत। मैं बोलता हूँ कई घंटे उस पर। जी जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत बहुत वेरी गुड। आनंद आ रहा है भाई साहब। हाँ जी ठीक है हाँ, भाई साहब। प्रज्ञा प्रज्ञा कुछ कह रही है। प्रज्ञा सुनाओ राजा। जय जिन चाचा।
हाँ बताओ बेटा बताओ। अच्छा, ये व्यापी व्यापक भाव और व्याप्ति ये सेम चीज है क्या? क्या क्या फिर बोलना। व्याप्य व्याप्य व्यापक, व्यापक भाव और व्याप्ति। व्याप्य व्यापक भाव के नियम का नाम व्याप्ति है। व्याप्य व्यापक भाव के संबंध का नाम, नियम का नाम व्याप्ति है। पर हम ऐसा कह सकते, भाव लगा दिया ना, एक ही बात है। व्याप्य व्यापक भाव को ही व्याप्ति कहते हैं। ठीक बात है, ठीक है, सही है। हाँ, जागृति जी का प्रश्न है। हाँ हाँ जय चंद्र। हाँ। ये जो निरुपाधिक संबंध को व्याप्ति बोला, तो ये तो सही है, जैसे बताया कि सही है। तो इसमें वो जो दोष आया है वो समझ नहीं आया, वो किस कारण से आया? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, वेरी गुड। देखो, जब व्याप्ति, प्रश्न क्या पूछा कि जब उनने व्याप्ति की परिभाषा सही बनाई है तो फिर उनने उसमें दोष कैसे आया, गलती कैसे निकाली। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। एक दर्शन में ऐसा कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। बोले दूसरे, जैसे जैन दर्शन की बात नहीं कर रहा, एक दूसरे दर्शन में भी ऐसा लिखा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का नाम मोक्ष मार्ग है। फिर सम्यक दर्शन, अरे बौद्ध दर्शन में भी सम्यक दर्शन को मोक्ष का कारण लिखा है, लेकिन वहां सम्यक दर्शन की परिभाषा सुनो आप। उन्होंने ये कहा सम्यक दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बात तो बहुत सही कही है, कोई गलती नहीं। लेकिन हमने उनसे पूछा कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा वस्तु को सर्वथा क्षणिक मानना, वस्तु सर्वथा क्षणिक है, ऐसी श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन की परिभाषा, एक स्टेटमेंट सही बनाया था, मैं अब दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं आपके सामने। सम्यक दर्शन से मुक्ति की प्राप्ति होती है, स्टेटमेंट ठीक है। फिर लिखा कि वस्तु को सर्वथा क्षणिक मानने का नाम सम्यक दर्शन है। तो अब पहला वाक्य भी गलत हो गया ना, अब पहला वाक्य भी गलत हो गया। ऐसे ही यहां हुआ है, उन्होंने व्याप्ति की परिभाषा जो बनाई वो तो ठीक बोल दी। जैनाचार्यों ने क्यों नहीं बनाई ये परिभाषा, क्योंकि वो तो पूरी बात बतानी पड़ेगी ना। और यहाँ तो उन्होंने व्याप्ति से लेकर के, तो व्याप्ति की परिभाषा उपाधि से बना दी, और उपाधि किसे कहते हैं, तो फिर बोले फिर व्याप्ति से बता दी। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हो गए, इसलिए वो उनमें अन्योन्याश्रय दोष आया, ये मतलब है। लेकिन उपाधि की क्या परिभाषा बनाई इन्होंने? जैसे उपाधि की परिभाषा उन्होंने ये बनाई ना, वो परिभाषा इसमें थोड़ी सी आपको एक बार, हमारे पास समय नहीं है, मैं या तो और कल देखो ये नीचे किताब होगी आपके पास में जागृति जी, न्याय दीपिका नहीं, हाँ न्याय दीपिका, न्याय दीपिका में उसी पेज पर 12-13 लाइन में वो खुलासा कर रखा है। और उसके अलावा अंत में हिंदी में भी पेज नंबर 246, ये पेज नंबर 246 पर हिंदी में भी 12 लाइनों में खुलासा कर रखा है। आप इसको पढ़ लेना, अभी अपने पास समय नहीं, मैं और खुलासा कर देता। ये दो लोग और कुछ कह रहे हैं, मैं 1 मिनट सुनना चाह रहा था। ठीक। और नहीं समझ में आए तो मुझे कल फिर बता देना थोड़ा। आशीष जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बोलो भैया। सर कुछ ऐसा समझिए कि निरुपाधि का मतलब निरुपाधि। देखो मैंने आपको सरल बता दिया ना, उसमें विशेषण मत लगाओ। कमल तो कमल है, नीला कमल, लाल कमल, सफेद कमल, ऐसे मत करो। अग्नि तो अग्नि है, वो कंडे की अग्नि के पेट की अग्नि, ऐसे भेद मत करो उसके। उसमें विशेषण मतलब, उपाधि माने विशेषण, विशेषण।
आप विशेषण से समझ लो। मेरा ये उदाहरण याद रखो, मैं बहुत जगह उदाहरणों से समझता हूँ। जैसे मैंने कहा, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। तो अब इस नियम में तो कभी कोई दोष नहीं आएगा, लेकिन मैंने यदि ज्ञान में या आत्मा में कहीं पर भी कोई विशेषण लगा दिया तो वो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर नियम नहीं बनेगा। आत्मा के विशेषण है संसारी आत्मा, सर सिद्ध विशेषण को आत्मा प्रकार मान लें। है। समझ में आया ना? विशेषण सर हम मतलब विशेषण को प्रकार भी उपाधि, मान सकते हैं। सर हम उपाधि का मतलब है विशेषण सर मतलब सर क्या? सर मैं कह रहा था कि विशेषण हाँ। का मतलब हम प्रकार भी मान सकते हैं। नहीं मान विशेष सकते। नहीं, प्रकार की बात नहीं है। जहां आप नियम को नियम रखो, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। जहां जहां मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मने परि ज्ञान, अगर मैं ऐसा लगाऊं कि जहां जहां मति ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, तो सिद्ध भगवान आत्मा नहीं सिद्ध होंगे। जहां जहां केवल ज्ञान है वहां आत्मा है, तो फिर हम और आप आत्मा सिद्ध नहीं होंगे। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां एक इंद्रिय है, तो फिर दो इंद्रिय आत्मा सिद्ध नहीं होंगे। ये मतलब हुआ निरूपाधि का। अच्छा, सूप का क्या मतलब है सर? किसका? सूप का सर? शुभ? सर आप दो। जी समझ में नहीं आया मेरे। क्या? सर, आपने एक तो निरूपाधिक कहा था और दूसरा आपने सूप कहा था। सुख? सूप सूप सर। क्या कहा? संदेश क्या कह रहे हैं? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। प्रज्ञा नहीं, क्या ऐसा कह रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब आया नहीं। तो हो दोबारा सकता है सुन मैंने लेना, गलत सुन फिर लिया। कल बता देना। और कोई किसी का थैंक बचा यू है सर। कुछ? तो नहीं तो अब समय हो गया अपना। अभी कल और बात कर लेंगे, कुछ बात हो तो। अब कल है ना, 3 लाइन का उपनय निगमन का प्रकरण है, बस 3 लाइन का। और उसके बाद में अपन कल बहुत बढ़िया प्रकरण पढ़ने वाले हैं, आगम प्रमाण। आगम प्रमाण क्या, अब अनुमान का प्रकरण हमारा पूरा हो गया, समझ लो। 3 लाइन बची है, जो कल हमारी शुरू में 5-10 मिनट से भीतर 5 मिनट में हो जाएगी, कुछ नहीं हो उसमें। और उसके बाद हम कल पढ़ेंगे आगम प्रमाण का स्वरूप। तो कल सब आइए चर्चा करें। जी, जय जिनेन्द्र सर। इस प्रकार अभी हमने अभी की कक्षा सुनी। हो सकता है निरूपाधि व्याप्ति में अभी भी आपके कोई प्रश्न बचे हों, तो कल के लिए आप बचा कर रखें। आप सोचें, समझें और विचार करें। कल पुनः आपको प्रश्न पूछने का मौका हम देंगे। और जैसा कि अभी आदरणीय भाई साहब ने घोषणा कर दी, जिसके लिए बहुत ज्यादा उत्साह हम सभी के अंदर आ गया, आगम की चर्चा, आगम प्रमाण की बहुत सुंदर चर्चा हमारे बीच में चलेगी, जिसमें बहुत आनंद हमें आने वाला है। तो आप सभी तैयार रहें। कल हम 3 लाइन की उपनय की भाषा, उपनय का विषय पढ़ के हम आगम प्रमाण की चर्चा चालू करेंगे। अभी की कक्षा को हम जिनवाणी स्तुति के माध्यम से यहीं विराम देंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत तेहु दो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।